नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। आज हम बताएंगे, अगर आप कोई ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं, कोई बनामा कराते हैं या कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, अगर उसमें नाम में स्पेलिंग्स में, नाम के स्पेलिंग्स में या मेजरमेंट में या गाटा संख्या खसरा संख्या में कोई गलती हो जाती है, उसे आप कैसे सुधारेंगे? क्या है उसकी प्रक्रिया? आप उसको कैसे सुधारेंगे? नहीं तो अगर एक भी स्पेलिंग गलत हो तो उसका फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है, ये बात तय है। तो आज हम बात करेंगे खरीदार विक्रेता के नाम में होने वाली किस प्रकार की गलतियां होती हैं, या ज़मीन खसरा संख्या मेज़रमेंट में किस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, तो कैसे हमें उसे सही कराना है कि ये सही है। मित्रों, आपको ये बेशक लगे कि नाम की स्पेलिंग्स में गड़बड़ी एक मामूली बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मामूली गड़बड़ी से ही बैनामा बेकार हो सकता है। इसका लाभ कोई और उठा ले सकता है, इसलिए पहले ही यह सावधानी बरतें। जैसे जिससे आपका आधार कार्ड बना है उसमें जो स्पेलिंग लिखी है उसी के अनुसार ही स्पेलिंग लिखना है। नाम की स्पेलिंग को बहुत ध्यान से अच्छे से, जैसे मेरा नाम DEEPAK दीपक है, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दीपक की स्पेलिंग DIPAK लिखते हैं। वहाँ तो हम पढ़ लेते हैं दीपक, लेकिन स्पेलिंग हम EE की जगह I लिख देते हैं। तो ऐसे में जो DIPAK नाम का व्यक्ति होगा दीपक, वो उस रजिस्ट्री का फ़ायदा उठा सकता है। अगर चाहे तो बैनामा के ड्राफ्ट को अच्छी तरह से पढ़ लें। यदि इसमें दी गई जानकारी में कोई गलती दिखे तो इसे फाइनल करने से पहले ही उसे ठीक करा लें। दोस्तों, आपको बता दें कि बैनामे में यदि कोई गलती रह जाती है तो उसे ठीक करने के लिए एक नई डीड तैयार करनी होती है, जिसे करेक्शन डीड पुकारा जाता है। और इस गलती की ठीक करने की प्रक्रिया को कहते हैं टिटिम्बा। इसे अंग्रेजी में करेक्शन इन सेल डीड भी कहा जाता है। सुधार प्रक्रिया ऐसे होती है, जैसे रजिस्ट्री में गलती के बैनामे की प्रक्रिया फिर से की जाती है। गलती हो गई तो स्पेलिंग सही करना है, तो फिर से जो आपने रजिस्ट्री कराते वक्त किया था फिर से वही सारा का सारा प्रोसेस करना, वही स्टाम्प पेपर, फिर से वही बातें लिखनी होंगी जो बैनामे में लिखी गई थी। जिस गलती का पता चला है उस गलती को आपको इसमें मेंशन कर देना है कि उसकी स्पेलिंग को आपको विशेष तौर पर ध्यान दे के सही कर देना है। इस बैनामे की संपत्ति से जुड़े दोनों पक्षों को खरीदार एवं विक्रेता के हस्ताक्षर समेत गवाहों के हस्ताक्षर फिर से कराए जाएंगे। ये प्रक्रिया ज़मीन रजिस्ट्री कराते भी कराई जाती है और जब करेक्शन कराएंगे फिर से कराई जाएगी। और अब क्या करना है, उसके बाद सारे पेपर्स को कलेक्ट करके आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है और वहाँ इसे बैनामा को रजिस्टर करा देना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि स्पेलिंग ही तो गलती, क्या ठीक कराना है इसमें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री यानी सेल डीड एक कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें छोटी से छोटी गलती को भी ठीक कराना आवश्यक होता है। कानूनी कागजात में कटिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए एक और डीड तैयार की जाती है। इसे कन्फर्मेशन अथवा रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है या रेक्टिफिकेशन डीड भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि करेक्शन डीड को भी द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है। यदि मूल कागजात रजिस्टर्ड है तो भी इस पर स्टाम्प ड्यूटी भी चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि स्टाम्प ड्यूटी की दर गलतियों के अनुसार होती है। जो भी मिस्टेक किया है उसी के अनुसार आपको स्टाम्प ड्यूटी देना है, अदरवाइज़ नहीं। उससे मतलब पहले वाले रजिस्ट्रेशन से कम फीस लगेगी सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी में, क्योंकि जो गलतियाँ होंगी सिर्फ उसी की ही स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी है। अगर स्पेलिंग की गलती के लिए अलग तो नाम रकम की गलतियों के लिए अलग है, स्पेलिंग गलती अलग है, रकम अलग है। डीड के मूल कागज़ों सभी पक्षों की सहमति के पश्चात ही रजिस्टर्ड हो सकती है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपको कि सबका हस्ताक्षर होगा, खरीदने वाला, बेचने वाला और गवाहों का, सभी का हस्ताक्षर होगा। इस पर भी सभी पक्ष के हस्ताक्षर होने बहुत आवश्यक होते हैं। आपको बता दें कि यदि कोई पक्ष करेक्शन डीड पर सहमत नहीं हो तो दूसरे पक्ष स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। मुकदमा तो दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एक बात और, रेक्टिफिकेशन डीड के लिए भी कोर्ट से इजाज़त लेनी ही पड़ती है। या तो आपको बता ही चुके हैं कि इस पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर सहमति भी आवश्यक है, बगैर इसके रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोग को रेक्टिफिकेशन डीड के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि बैनामा लिखने जैसी चीज़ें बड़ी ही विशेषज्ञ लोगों का काम है, जैसे वकील की निगरानी में ही ये कार्य होना चाहिए। लिहाजा यह लोग इस बात को पूरी सावधानी से इस कार्य को करना चाहिए। तो ये तो तरीका हो गया। कुछ में से आपको घटनाएं मैं बता दूं, आपको जिस तरह की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आपको जानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे राज्यों में ज़्यादातर फर्जी वाले ज़मीन जुड़े केस में ही होते हैं, जहां दस्तावेजों अथवा फ़ोटो में हेर फेर ज़मीन पर कब्जा कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में दृष्टि से अगर हम यूपी की बात करें
तो भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहाँ पर इस तरह के केसों की बहुत भरमार है। या मैं खुद देखता हूँ इस चीज़ों की केसेस, करेक्शन इन डीड, सेल डीड, बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही यहाँ पे इलाहाबाद के माफियाओं को तो जानते हैं, बहुत सारे हैं जो ज़मीन कब्जा करके जो है अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं ऐसी ही चीज़ों को लेकर। हालांकि 2017 से राज्य सरकार ने बैनामे की कॉपी ऑनलाइन निकाले जाने की व्यवस्था कर दी है। इसके बावजूद लोगों को जागरूक ना होने की वजह से उनके नाम पर खेल कर दिया जाता है बहुत से लोगों को। तो इस खेल का पता तब चलता है जब सामने वाली पार्टी आती है और वहाँ कब्जे करने के लिए देखती है, तो वहाँ कब्जा ऑलरेडी रहता है। तब उनको पता चलता है अरे मैंने तो रजिस्टर्ड की हुई ज़मीन खरीद ली, और तब ये पता चलता है कि अरे मेरी ही ज़मीन को किसी और ने भी बेच दिया। ये दोनों बातें पता चलती हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सुनवाई के लिए अफसरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। थाने में जाएंगे, एसडीएम कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, बहुत सारा ऐसे फिर चक्कर काटने पड़ जाए। बस सिर्फ इतनी है कि सही जानकारी ना होने के कारण। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, ललितपुर की एक तहसील है महरौनी के गांव बानपुर की एक महिला का नाम था राजकुमारी, उसके पति का नाम था शिवशंकर। डीएम के पास पहुंची और उसका आरोप था कि उनके ससुर की पुश्तैनी ज़मीन का गांव के ही कुछ लोगों ने मिलीभगत से बैनामा करा लिया है। उसके ससुर मानसिक रूप से बीमार थे एवं उसका इलाज चल रहा था। उन्हें बच्चों के पालन पोषण में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने डीएम से बैनामा की जाँच कर कार्रवाई करने की मांग की थी। तो डीएम ने इस बात को बड़े हल्के में लिया, उसने जांच को थोड़ा डिले कर दिया और बाद में फिर उस महिला ने, राजकुमारी ने आमरण अनशन पर बैठ गई। चेतावनी दी, मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी अगर मेरी बात को सुनवाई नहीं की गई तो। फिर डीएम ने एक कमेटी बनाई और जांच करवाई, तो जांच को सही पाया गया। तो डीएम ने अपने स्तर से कार्रवाई की। और यह मामला तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ज़मीन को लेकर धोखाधड़ी ज़रूर है, इतना भयानक तरीके से हो रहा है कि इसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। नौकरी कम है, बेरोज़गार ज़्यादा है, लोग किस रियल इस्टेट में भाग रहे हैं। हर कोई आजकल छोटा बच्चा कहता है ज़मीन लेना हो, प्लॉट लेना हो तो हमसे संपर्क करें। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको परसेंटेज मिलता है। फर्जी ज़मीनें बेच रहे हैं, स्टेट की ज़मीनें, रेलवे की ज़मीनें, सबकी ज़मीनें बेच रहे हैं। किसी भूमधरी ज़मीन बेच दी जा रही है। तो इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप तुरंत इस पर कार्रवाई करें। अदरवाइज़ क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। सिविल तो होता ही है, साथ में क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं आप इस पर। और हाँ, आजकल तो ऑनलाइन खसरा खतौनी सब देखने की जो है सुविधा हो गई है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्हें केवल किसी की बातों का भरोसा ना रहकर अपनी ज़मीन की खुद ही पैरवी कर लेनी चाहिए। खुद ही ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपनी ज़मीन की सारी जानकारी डिटेल निकाल लेनी चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है ज़मीन की रजिस्ट्री कराने में भी इन्हीं अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ चुकी है। फर्जी बैनामे बनवाकर धोखाधड़ी के मामले में अधिकारियों की भी मिलीभगत बहुत सामने आ चुकी हैं। ऐसे कार्यक्रम आप भी जानते होंगे। अगर आप हमारे कस्टमर हैं तो मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कराई जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया हैं। तो और अब हम ये भी बता रहे हैं कि अगर गलती हो जाए तो हमें उसे सही कैसे करना है। तो ये सारे तरीके हैं कि आपको फिर से सेल डीड बनवानी पड़ती है और जो गलतियां हैं सिर्फ उसी की स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। मैं फिर से बता दूं, जो गलती हुई है स्पेलिंग्स में हुई है, किस में हुई है, सिर्फ उसी की ही स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ पूरी रजिस्ट्रेशन की स्टाम्प ड्यूटी आपको नहीं देनी है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में गलती सुधार संबंधी जानकारी दी है। यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। यदि आप इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया या सुझाव भेजना चाहते हैं तो उसके वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर लिखा है, आप इस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस